दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर। इसमें अध्याय 1 हम मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 समता का अधिकार। समता का अधिकार अध्याय 2 में क्या होता है? अध्याय 2 समता का अधिकार। समता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार आते हैं। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। दूसरा, मूल धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में। तीसरा, लोक सेवाओं के अवसर की समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 में है। अब प्रश्न नंबर 2, विधि के समक्ष समानता अथवा विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समानता या समता का अर्थ यह है कि प्रत्येक विधि समान प्रकृति की हो तथा एक विधि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकती हो। अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के मामले में न्यायाधीश श्री दास ने कहा था कि समानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक विधि को सार्वदेशिक प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग प्रकृति, योग्यता एवं परिस्थितियों में एक सी स्थिति में नहीं हैं। व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताएं प्रायः भिन्न भिन्न व्यवहार की अपेक्षा करती हैं। इसलिए भिन्न व्यक्तियों और स्थानों के लिए भिन्न भिन्न विधि होनी चाहिए। वह वस्तुतः असमान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए एक ही विधि लागू करना असमानता होगी। अस्तु युक्त वर्गीकरण अपेक्षित ही नहीं वरन आवश्यक भी है। जगदीप सिंह बनाम स्टेट 1954 के मामले में यह स्वीकार किया गया है कि सामाजिक व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए अनुच्छेद 14 में राज्य को वर्गीकरण करने की शक्ति प्राप्त है। यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधार पर हो सकता है, जैसे भौगोलिक स्थितियां या उद्देश्यों में ऐसी अन्य बातों के आधार पर। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 3, युक्त वर्गीकरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रमाणिक वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 से संबंधित है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है, परंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है। रामकृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर 1958 ईस्वी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने युक्त वर्गीकरण के सिद्धांत को निरूपित किया था, जो आज तक मान्य है। प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला क्या है? पहला, वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, जो एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों तथा वस्तुओं और उसके बाहर रहने वाले व्यक्तियों तथा वस्तुओं में विभेद करता है। दूसरा, अंतरक और उस उद्देश्य से तर्क संगत संबंध हो जिसे प्रश्नगत अधिनियम बनाकर मंत्रिमंडल प्राप्त करना चाहता है। कोई विधि संवैधानिक हो सकती है, यद्यपि वह एक व्यक्ति विशेष से ही संबंध रखती है। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण जो उस पर लागू होती है किंतु दूसरे पर लागू नहीं होती है, तो ऐसी दशा में उस अकेले व्यक्ति को ही एक वर्ग माना जा सकता है। चौथा, उपधारणा सदैव किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में की जाती है और यह साबित करने पर भार की वर्गीकरण युक्त है उस पर होता है, उसे चुनौती देता है। यह उपधारणा की जाती है कि विधानमंडल अपनी जनता की आवश्यकताओं को समझौता और उनका सही मूल्यांकन करता है। यह है कि उसकी विधियां अनुभूत समस्याओं में अभिव्यक्ति के रूप में हैं तथा उसने जो विभेद कर रखा है उसमें समुचित आधार है। छठवां, वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है, जैसे भौगोलिक स्थिति, उद्देश्य, व्यवसाय आदि बातों पर। सातवां, यह आवश्यक नहीं है कि वर्गीकरण वैज्ञानिक या तार्किक रूप से पूर्ण हो, क्योंकि यह न तो आवश्यक ही है न असंभव। समानता का अर्थ समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता। समान नहीं वरन समरूप ही पर्याप्त है। आठवां, मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि दोनों में विभेदकारी उपबंध हो सकते हैं, अतः अनुच्छेद 14 दोनों को लागू होता है।
यदि कोई वर्गीकरण उपर्युक्त तत्वों में से किसी भी तत्व पर आधारित है तो उसे एक मान्य वर्गीकरण माना जाएगा। यह प्रश्न है कि वर्गीकरण युक्त की उचित है अथवा नहीं, कानून के सूक्ष्मताओं की अपेक्षा सामान्य ज्ञान एवं सूझबूझ पर अधिक जांच और निर्णीत किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? विधि का समान संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 14 राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समान संरक्षण प्रदान करने की प्रतिभूति देता है। विधियों के समान संरक्षण का अभिप्राय यह है कि सभी व्यक्तियों पर विधि को समान रूप से लागू किया जाएगा, अर्थात विधियों के समान प्रवर्तन सभी व्यक्तियों पर समान रूप से भेदभाव के बिना किया जाएगा। इस प्रकार यह एक सकारात्मक अवधारणा है और अपने आप में यह भाव सन्निहित करता है कि समान व्यक्तियों के लिए विधि समान होगी और वह उन पर समान रूप से प्रवर्तित होगी, अर्थात मूल, वंश, धर्म, धन, परिस्थिति या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5 विधि का शासन की व्याख्या कीजिए, यानी विधि का नियम। विधि के समक्ष समता की गारंटी उसी के समान है जिसे प्रोफेसर डाइसी इंग्लैंड ने विधि शासन कहते हैं। विधि शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी अवस्था में पद जो कुछ भी हो, देश में समान विधियों के अधीन साधारण नालियों की अधिकारिता के सद्भाव में है। राष्ट्रपति से लेकर देश का निर्धन से निर्धन व्यक्ति समान विधि के अधीन है और बिना औचित्य के किसी कृत्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। इस संबंध में सरकारी अधिकारियों और साधारण नागरिकों में विभेद नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि शासन में तात्पर्य निम्नलिखित 3 बातों से है: मनमानी शक्ति का अभाव या विधि की सर्वोच्चता, दूसरा विधि के समक्ष समता, तीसरा संविधान समान विधि का परिणाम। प्रथम 2 तत्व भारत में लागू होते हैं किंतु तीसरा तत्व लागू नहीं होता, क्योंकि भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत संविधान है। प्रश्न नंबर 6 समता के नियम के अपवादों को बताइए। दोस्तों, इसमें क्या दिया है? समता के नियम के अपवादों को बताइए। अनुच्छेद 14 में निहित समता का नियम आत्यांतिक नियम नहीं है और उनके अनेक अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए विदेशी कूटनीतिज्ञों को न्यायालय की अधिकारिता से विमुक्त प्राप्त है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के कुछ अधिकारियों को साधारण नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार प्रदान करता है और दायित्व से विमुक्त प्रदान करता है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, प्रांतों के राज्यपाल, लोक अधिकारियों, न्यायालयों और न्यायाधीशों की भूतपूर्व राज्यों के नरेशों की ऐसी विमुक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ऐसे उनकी विशेष स्थिति, विशेष पद और विशेष जिम्मेदारियों के कारण किया गया है ताकि वे देश के प्रति अपने कर्तव्य का समुचित रूप से पालन कर सके। इसी प्रकार का अनुच्छेद 31 के अधीन पारित विधियों को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रश्न नंबर 7 समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है। यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन एक मूल अधिकार नहीं है, किंतु अनुच्छेद 14, 16 और 19 से 39 के गा के अधीन निश्चित ही है कि एक संवैधानिक लक्ष्य है। यदि 2 व्यक्तियों के बीच इस मामले में विभेद किया जाता है जिसका कोई ठोस आधार नहीं है तो इस अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होता। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के विनिश्चय का अनेक मामले में अनुसरण किया है। फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 के महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पमत स्कूलों के अध्यापकों के वेतन और अन्य सेवा शर्तों में अंतर करना अनुच्छेद 14 के अधीन भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 14 का आदर्श है। अब दोस्तों इसमें पढ़ते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 में क्या दिया? क्या एक व्यक्ति एक वर्ग माना जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा कोई अधिनियम को युक्त वर्गीकरण करता है केवल इस आधार पर
अवैध नहीं हो जाता कि उस वर्ग में जिस पर वह लागू होता है केवल एक ही व्यक्ति है। यदि किंतु विशेष परिस्थितियों के कारण वह केवल एक व्यक्ति पर लागू होता है और दूसरे पर नहीं, तो उस वस्तु में एक व्यक्ति का ही वर्ग माना जा सकता है। चिरंजीव लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1958 का मामला इस विचार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस वाद में सोलापुर कंपनी कपड़े की एक बड़ी मिल जिसने 2000 मजदूर कार्य करते थे, कंपनी में कुव्यवस्था प्राप्त हो जाने के कारण प्रबंधकों कंपनी को बंद करने का निर्णय किया। भारतीय संसद ने सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई वह सरकारी निदेशकों को नियुक्त करके कंपनी के प्रबंध एवं समिति को सरकारी नियंत्रण ले ले। इस कंपनी के एक अंशधारी ने इस अधिनियम को संवैधानिकता को इस आधार चुनौती दी कि केवल उसी की कंपनी के साथ विभेद किया गया है, जबकि दूसरी कंपनियों में कुव्यवस्था प्राप्त है और इस प्रकार उस अनुच्छेद 14 में निर्धारित समता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है? अस्पष्टता उन्मूलन संबंधी उपबंधों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका क्या करना? संक्षिप्त वर्णन करना। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और उसका किसी भी रूप में आचार करने का निषेध करता है। यदि इसका आचरण किया जाएगा तो यह विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि साथ रहने वाले कतिपय मनुष्यों को कतिपय जातियों में उनके जन्म के कारण पैदा गंदा तथा अस्पृश्य माने जाने में अमानवीय आचार को समाप्त किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रत्याभूत मूल अधिकार का प्रयोग व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा सकता है और राज्य यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा कि इस आधार का उल्लंघन न हो। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बना। भारत संघ 1982 के साथ ही प्रत्येक नागरिक का यह सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार न हो। अस्पृश्यता अपराध का अधिनियम 1955, जिसे बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का नाम दे दिया गया था, अपराधियों के लिए एक दंड का उपबंध था। दोस्तों प्रश्न नंबर पढ़ते हैं 10 में क्या दिया? आरक्षण करने के लिए राज्य की शक्ति पर क्या निर्बंधन है? आरक्षण करने के लिए राज्य की शक्ति पर निर्बंधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14(4) समाज के वर्गों को आरक्षण का प्रावधान करता है ताकि समाज में वर्षों से निहित असमानता को दूर किए जा सके। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों की पदों का आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है। इस आधार पर निम्नलिखित परिस्थितियां राज्य आरक्षण करने के लिए करेगा। और अन्य सेवा शर्तों में अंतर अनुच्छेद 14 के अधीन भेदभावपूर्ण है और असंवैधानिक है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 14 को आदर्श है। 10 आरक्षण प्रदान करेगा। अब 11 नंबर है उपाधियों को प्रदान करने के संबंध में उपबंधों का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसमें 11 नंबर पढ़ते हैं। उपाधियों को प्रदान करने के संबंध में उपबंधों को वर्णन कीजिए। अनुच्छेद 18 राज्य को किसी व्यक्ति को, चाहे वह व्यक्ति नागरिक हो या विदेशी राष्ट्रिक हो, उपाधियों प्रदान करने का प्रतिषेध करता है, किंतु सेना तथा विद्या संबंधी विशिष्ट सम्मान के मामले में अपवाद
किया गया है। इस अनुच्छेद में खंड 2 के अधीन भारत के नागरिक को भी किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने का प्रतिबंध किया गया है। खंड 3 में उपबंध किया गया है, कोई व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। और खंड के अधीन राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास या पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेश राज्य या उनके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रीय अलंकरणों का उन्मूलन। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि राष्ट्रीय अलंकरणों पद्म विभूषण पद्मश्री के प्रदान किए जाने की केंद्र सरकार की शक्ति को संवैधानिक घोषित किया, किंतु साथ ही साथ इसके दुष्प्रयोग किए जाने की आलोचना भी की। न्यायालय ने यह कहा है कि सरकार उक्त अलंकरणों के प्रदान करने में पर्याप्त नियंत्रण लगाने में विफल रहे। इसी कारण ये अलंकरण ऐसे लोगों को भी मिल जाए जो योग्य नहीं थे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।